सी एस एस एक्सपर्ट और होम सेक्रेटरी पंजाब आसिम रज़ा साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आसिम भाई, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर सबसे पहले तो माशाल्लाह जहाँ जहाँ आपको काम करने का मौका मिला आपने बड़े कामयाबी के झंडे गाड़े। TDCP में जिस तरह आपने काम किया वो तो सबके सामने है, हम खुद उसके ऐनी शाहिद हैं। आसिम भाई CSS के हवाले से आपकी बहुत एक्सपर्टीज़ हैं, हम आपके लेक्चर्स देखते भी हैं और आपके जो स्टूडेंट्स हैं बड़ी नुमाया कारकर्दगी कामयाबी उन्होंने हासिल की है। क्या टिप्स देंगे सर जो स्टूडेंट इस वक्त हमें देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो अगर CSS में अपीयर होना चाहते हैं सबसे पहले उनको करना क्या होगा, तकाजे क्या हैं इसके? अच्छा, बहुत शुक्रिया। एक तो पहले छोटी सी तस्हीह कि मेरी जो पोस्ट है वो एडिशनल सेक्रेटरी है होम डिपार्टमेंट की, और दूसरे नंबर पे ये कि CSS के अंदर कोई भी बच्चा या बच्ची जिस टाइम आता है उसके लिए पहली बुनियादी टिप ये है कि उसको ये समझने की ज़रूरत है कि ये इम्तिहान है क्या और इस इम्तिहान में देखा क्या जाता है। देखिए, नॉर्मली होता ये है कि हम अपनी ज़िंदगी के 14, 16, 18 साल तालीमी इदारों में एक ख़ास पैटर्न के ऊपर पढ़ते हुए आ रहे होते हैं, और वो पैटर्न क्या है? नोट्स का रटा लगा लेने का, सारा साल सोए रहने का और इम्तिहान से पहले 15 दिन पहले जागने का और एक्टिवेट होने का और ग्रुप स्टडी करने का और पास हो जाने का। CSS इससे इंटायरली एक मुख्तलिफ किस्म की चीज़ का नाम है, क्योंकि CSS के बीच में जो इसके 1200 नंबर का जो एग्ज़ाम है, एक तो कि बहुत ज़्यादा डिफाइंड इसका सिलेबस नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफाइंड नहीं है। ओवरऑल इसकी आउटलाइन गिवन है, ये पता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपने ब्रॉडली तैयार करना होता है, लेकिन उसके बीच में डिटेल और डेप्थ बहुत ज़्यादा है। पहली चीज़ तो ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें तैयार करनी हैं और कितनी गहराई के बीच में जाकर तैयार करनी है। जो लोग CSS के हवाले से बहुत डिटरमेंट भी होते हैं वो भी क्या करते हैं कि वो भी किताबें पकड़ते हैं और उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, तैयारी करना शुरू कर देते हैं। CSS यूँ नहीं होता। आपने पहले स्टेप के बीच में ये देखना है कि आपने कौन सी चीज़ तैयार करनी है और कितनी डिटेल में या कितनी गहराई के अंदर जाकर तैयार करनी है। CSS में हर टॉपिक जो है वो उसको आप एट लेंथ तैयार नहीं करना चाहिए। मतलब हर टॉपिक की गहराई में जाना ज़रूरी नहीं है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें बहुत गहराई में जाएंगे, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके बीच में सिर्फ आपको एक सरसरी सा एक अंदाज़ा आपको होना चाहिए। तो ये तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपने जो चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं कि मैंने ये पढ़ना है, फलां जगह से पढ़ना है, उसके ऊपर मटेरियल को गैदर करना होता है। इसका दूसरा स्टेप है कि आप मुख्तलिफ सोर्सेज को यूज़ करते हैं, और जो बेस्ट सोर्स है वो इंटरनेट है कि आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं और सोर्सेज को, डाटा को, नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को एक जगह पे कंपाइल करना शुरू कर देते हैं। ठीक। और फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट आर्ट है जिसको बच्चे बहुत ज़्यादा मिस कर जाते हैं वो ये है कि जो नॉलेज उन्होंने एक्वायर कर लिया, जो इल्म उनके पास आ गया, उसकी बुनियाद पर सवाल का जवाब कैसे देना है। क्योंकि जो चीज़ वो तैयार करके जाएंगे वो पेपर के बीच में वैसे नहीं पूछी जाएगी। बिल्कुल टोटली एक एंटायरली डिफरेंट चीज़ जो है वो पेपर के बीच में। ये वो चीज़ नहीं कि बस आप रट्टा लगा कर गए हैं, ये सवाल आएगा और उसका यही जवाब पुट कर। ऐसा नहीं होता। तो आपने जस्ट नॉलेज एक्वायर करना है और उसके बाद उसको प्रैक्टिस करना है कि किस तरीके से कोई भी चीज़ मुझसे पूछ ली जाए, किसी भी एंगल से पूछ लिया जाए तो मैं उसका जवाब दूँ। और ये वो जगह है जिसके ऊपर बच्चे सबसे ज़्यादा जो स्लिप हो रहे होते हैं और मार खा रहे होते हैं। सही। तो जो इन तीन चीज़ों का ख्याल करता है वो कामयाब हो जाता है। अच्छा आसिम भाई, कैसे पता चलता है, कैसे CSS को एक बहुत बड़ा हवा भी बना दिया गया है? कहा जाता है कि तुम तो नालायक हो, तुम्हारे तो मार्क्स इतने आते नहीं, तुम कहाँ से CSS कर सकते हो? पेरेंट्स ही डिस्करेज करते हैं बच्चे को। पता कैसे चलेगा कि खुद को एक्सप्लोर कैसे हम कर सकते हैं कि यार ये है तो मैं CSS ये कर सकता हूँ? इसके लिए क्या कोई आपको ये ज़रूरी है कि जिस बच्चे के CGPA 3.69 आया है तो वही इसके लिए एलिजिबल है? बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक एवरेज बच्चा भी CSS के अटेम्प्ट पास कर जाता है। अच्छा, बड़ा रेलेवेंट आपका सवाल है, बड़ा पर्टिनेंटली आपने ये बात की है। देखिए, CSS के अंदर जो चीज़ चेक हो रही है उसका जो माजी के ग्रेड्स हैं उनसे कोई लेना देना या कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ये बड़ा क्लियर है। इसलिए कि CSS अगर माजी के ग्रेड्स के ऊपर बेस कर रहा होता तो बहुत सारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, जो कि दरअसल हमारी जो तालीमी मैदान है उसके जो हीरोज़ हैं बेसिकली, इंटर के बीच में, FSA के बीच में हर कोई या डॉक्टर बनना चाह रहा होता है या इंजीनियर बनना चाह रहा होता है मेजॉरिटी, तो वो फिर फेल ना होते अगर जो CSS है सिर्फ जो है वो CGPA का ही और ग्रेड्स का ही या उसी तरीके से तैयारी का इम्तिहान होता। ये टोटली कुछ चीज़ें और हैं। अच्छा, अगर किसी बच्चे या बच्ची ने या उसके वालिदैन ने देखना है कि हमारा बच्चा इस काबिल है या नहीं, तो उसके 2-3 मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। ठीक। पहली चीज़ तो ये है कि जो बच्चा या बच्ची जितना ज़्यादा क्रिएटिव होगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकता होगा, उसके चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं CSS या PMS के इम्तिहान कर लेने के। नंबर 1।
नंबर 2, जो जितना अच्छा प्रेशर को हैंडल कर लेता है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते, ठीक, जरा सा सवाल उन्हें हिला के दें और वो घबरा जाते हैं कि यार ये क्या हो गया, बिल्कुल उनके हाथ पंप फूल जाते हैं, ये बच्चे नहीं कर सकते सीएसएस। नर्व्स पे अपने आप को बिल्कुल, ओवरकम जो करना। जितना ज्यादा अपने आसाब के ऊपर काबू रख सकते हैं, प्रेशर को जितने अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, वो कर जाते हैं। अच्छा, फिर तीसरे वो बच्चे या बच्चियां जो जिनको कहते हैं ना धुन के बड़े पक्के हैं, लगन के बड़े पक्के कमिटेड हैं। मतलब अगर आपका बच्चा या बच्ची पढ़ नहीं रहा लेकिन वो गेम खेल रहा है और उस गेम के बीच में भी आपको लग रहा है कि वो बहुत कमिटेड है, तो ये एक अच्छा पोटेंशियल है उसके लिए ओके। कि जब वो सीएसएस की तरफ आएगा, क्योंकि एक उसमें एक लगन चाहिए, एक डिटर्मिनेशन चाहिए, एक अज़म चाहिए कि मैं करके रहूंगा। तो जिन बच्चों के बीच में ये होता है वो कर जाते हैं। फिर आखिरी चीज कि लर्निंग पार क्या है। कुछ बच्चे स्लो हैं लर्निंग में, मतलब आप उनको एक चीज समझाए उन्हें समझ नहीं, आप रास्ता समझाए उनको समझ नहीं आ रहा होता मैंने क्या करना है, किधर जाना है। कुछ बच्चे तेज हैं। अच्छा, जिन बच्चों की लर्निंग अच्छी है, जो तेजी से चीजों को समझ जाते हैं, ठीक, वो बच्चे कर सकते हैं, उनका ज़्यादा चांसेस होता है। अच्छा, आज जिस तरह आपने कहा कि ये वो उस तरह नहीं है सच के एक सिर्फ आपने तैयारी करनी है 15 दिन पहले और आपने पीयर हो जाना है, लेकिन सर हम देखते हैं कि कुछ ऐसी एकेडमीज़ हैं जिस तरह BA में भी लिखा होता है कि 2 दिन के अंदर तैयारी करें और पास हो जाएं, तो CSS के हवाले से भी हमें कुछ ऐसे बोर्ड्स और ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इसमें भी ऐसा ही मामला है जो एकेडमीज़ वगैरह ये दावा करती हैं 1 माह के अंदर CSS की तैयारी करें, 2 माह के अंदर CSS का इम्तिहान, यकीनी शर्तिया कामयाबी और पता नहीं क्या कुछ कहा होता है। देखिए, बात ये है कि 5वीं का बच्चा अगर है ना, 5वीं क्लास का, उसको भी अगर हमने जो सिलेबस है उसका कवर करवाना है तो वो 1 माह में, 2 माह में या 3 माह में या 4 माह में नहीं हो सकता, 5वीं के लेवल का भी। तो CSS तो पाकिस्तान का सबसे एक यूँ समझ लें कि एक बड़ा इम्तिहान है जिसका रिवॉर्ड भी ऑब्वियसली सबसे बड़ा है। तो ये कैसे मुमकिन है कि आप उसको 3 माह या 4 माह के बीच में उसकी पूरी तैयारी कर लें? ये एक मार्केटिंग का यूँ समझ लें कि एक स्टंट या तरीक़ेकार हो सकता है। अच्छा, ये पहली बात है। इस बात का दूसरा हिस्सा ये है कि क्या ये जो 3 माह, 4 माह या 5 माह वाले जो कोर्सेज हैं या 1 माह वाले कोर्सेज हैं, ये बिल्कुल बेकार हैं या बिल्कुल बेफ़ायदा हैं? नहीं। अच्छा, इसके ऊपर भी जवाब नहीं है, क्योंकि देखिए इनसे कम से कम इतना फ़ायदा ज़रूर हो जाता है कि आपको एक ओरिएंटेशन मिल जाती है कि व्हाट द CSS इज़ ऑल अबाउट। आपको इस CSS के हवाले से एक दफ़ा पूरे प्रोसेस से अगर गुजारना चाहें तो आपको ये गुजार सकते हैं, और उसके बाद में तैयारी फिर आपने खुद से करनी होती है। बिल्कुल, तैयारी एटलीस्ट कोई 1 साल का वक्त जो है वो डिमांड करती है। तो अगर कोई एकेडमी दावा करे कि हम 4 माह के बीच में जो सील बंद करके बच्चा तैयार करके प्रोडक्ट निकाल के मार्केट में भेज रहे हो तो ये गलत है। लेकिन इतना ज़रूर है कि उस 4 माह में या 2 माह में या 3 माह में भी इवन अगर वो अच्छे तरीके से ट्रेन कर रहे हैं तो बच्चों को तमाम चीज़ों के बीच में से गुजारा ज़रूर जा सकता है। डूज एंड डोंट्स, उनके टिप्स, ये तमाम चीज़ें बताई जा सकती हैं और उनकी बुनियाद पर वो बच्चा या बच्ची बाद में खुद से तैयारी कर सकता है। ठीक। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि ऐसा भी होता है कि आपके पास अगर कोई स्टूडेंट आया, सबकी, हर तालिब इल्म, हर स्टूडेंट की ये ख्वाहिश होती है कि वो CSS में उससे अपीयर हो और हो जाए। कुछ लोग कहते हैं यार ये CSS जो है ना एक जुआ होता है, पास होने को हो भी जाते हैं, कुछ आके नहीं भी हो पाते हैं। आप डिटरमिन कर लेते हैं अगर कोई बच्चा आपके पास कोई स्टूडेंट आया है और वो CSS में अपीयर होना चाहता है, आपने उसको कहा हो कि यार तुम CSS ना करो, अपने वक्त का ज़ाया है, पैसे ज़ाया करोगे, तो ये आइडिया हो जाता है देख के भी, या सबको एक दफ़ा ट्राई करना चाहिए, इसमें हर्ज कुछ नहीं है? ये भी बड़ा एक अच्छा सवाल है। अच्छा, पहली बात तो ये है भाई कि जो CSS है इसके बीच में जो 1 साल पढ़ना है, ये बाकी आपके जो तालीमी सफ़र है उसमें जो 16 साल या 18 साल किसी बच्चे या बच्ची ने पढ़ा हुआ है, मैं गारंटी से कहता हूँ कि ये जो 1 साल का पढ़ना है, अगर आप रिवॉर्ड को छोड़ भी दें, बच्चा CSS में फेल हो भी जाए, ठीक, तो ये जो एज ए नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आपको जो रिवॉर्ड मिल रहा है ये उस 16-18 साल से कई गुना ज्यादा होता है। यानी कि दोनों सूरतों में विन विन सिचुएशन है। ये कोई शक ही नहीं है इसमें, क्योंकि देखिए CSS की तैयारी कर लेने के बाद में आपकी पर्सनैलिटी के बीच में एक ऐसी एक ग्रूमिंग आती है, आपको करंट अफेयर्स का पता चल जाता है, पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है पता चलता है, आपको मईशत का पता चलता है, आपको पूरी दुनिया का पता चल रहा होता है। कुछ सब्जेक्ट्स के बीच में आपने अच्छी खासी एक्सपर्टीज डेवलप कर ली होती है, इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर आपका बड़ा एक अच्छा जो है वो कमांड आप गेन कर चुके होते हैं। किसी महफिल में जाके फिर आपको कपड़ों पर या सूटों पर या ड्रामों पर बात करने की जरूरत नहीं होती, आपके पास गुफ्तगू करने के लिए बहुत ज्यादा चीजें अवेलेबल होती हैं, मौजूद होते हैं आपके पास। तो पहली चीज तो ये हो गई कि क्योंकि लॉस वाली चीज जो है ये है नहीं। दूसरा सवाल इससे ज्यादा जो है वो मजेदार है, वो आपने ये कहा कि क्या मैंने कभी किसी को बताया कि बच्चा आया हो शुरू में, मतलब कि जब कभी ऐसा होता था कि कोई मुझसे गाइडलाइन लेने के लिए आता था तो मैं एट टाइम्स उसको बता दिया करता था कि यार नहीं तेरा CSS नहीं होना तो क्यों और काम कर ले।
میں بڑا آنیسٹ، اور میں سمجھتا تھا کہ جی میری ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ میں ایک بڑا کینڈیڈ قسم کا ایک جو ہے یہ جواب میں اس کو یہیں پہ دے دوں کہ بھائی آپ کوئی اور کام کر لو. لیکن ود دی پیسج آف ٹائم مجھے 2-3 چیزوں کا ادراک ہوا اور مجھے لگا کہ میری وہ اپروچ غلط تھی. اچھا، وہ ادراک کس چیز کا ہوا؟ پہلے نمبر پہ تو یہ کہ کبھی کسی کی امید یا ہوپ کو نہیں مارنا چاہیے. دیکھیں بہت سارے لوگ اسی امید کے اوپر زندہ ہے، زندگی ہے نا. اگر آپ بالکل سٹیج 1 کے اوپر کسی کی امید کو ختم کر دیں گے تو معلوم نہیں کہ اس کی نفسیات کے اوپر، اس کی ذات کے اوپر کیا امپیکٹس آئیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ یا بچی فرض کریں کہ CSS نہیں بھی کر پائے گا اور وہ CSS کی تیاری کر لے گا تو بے شمار اور جابز کے لیے یا بے شمار اور چیزوں کے لیے بہت زیادہ موزوں ہوگا. ایون میڈیا کی فیلڈ میں بھی اگر کسی بچے یا بچی نے CSS کی تیاری کی ہوئی ہے اور اس کے بعد وہ اگر میڈیا کی فیلڈ میں آتا ہے تو آپ دیکھیے گا کہ اس کا جو ایکسپوئر ہے، اس کی گفتگو کا طریقہ، اس کا چیزوں کو انالائز کرنے کا طریقہ وہ باقی بچوں سے بہت زیادہ مختلف ہوگا. CSS کی تیاری کرنے والا بچہ اگر اپنا کاروبار بھی کرے گا تو وہ دوسرے لوگوں سے بہت زیادہ اچھے طریقے سے کاروبار کر سکتا ہے. تو پھر اس لیے یہ منہ پھٹ انداز میں کہنا جو ہے وہ ایٹ لیسٹ میں نے چھوڑ دیا کہ آپ نہیں کر سکتے. جو کوئی تیاری کر رہا ہے ضرور کرے اور رزلٹ پھر اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. اچھا، بنیادی غلطیاں کیا ہوتی ہیں؟ کیا آپ نے آبزرو کیا اسٹوڈنٹس جو ہیں بنیادی غلطی کیا کرتے ہیں جس میں جو اچھا شائننگ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ جس طرح ہم نے کہا یہ ایک ٹیکنیکل طریقہ بھی ہے کہ وہاں سے مار کھا جاتا ہے، زیادہ غلطیاں کس چیز میں دیکھنے میں آتی ہیں؟ دیکھیے پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ آپ CSS 35 منٹ کی گیم ہے. اچھا، اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو 10 آپ کے سبجیکٹ ہیں آپشنل اور مطلب ایسے کو نکال کے اور پریسی والے پیپر کو نکال کے اس کے بیچ میں جو ہر سوال ہے وہ آپ کو حل کرنے کے لیے 35 منٹ جو ہیں وہ اویلیبل ہوں گے. ٹھیک. ابھی جس طرح میں دیکھ رہا تھا آپ بہت اچھا تجزیہ کر رہے تھے معیشت کے اوپر اکانومی پہ آپ بات کر رہے تھے، مہنگائی پہ آپ بات کرتے ہیں اپنے پروگرامز میں. اب اس کے اوپر سوال آ سکتا ہے، اس دفعہ بھی جو 2024 کی اٹیمپٹ ہے سوال آئے گا، لیکن اس سوال کو کرنے کے لیے جو بچے اور بچی کے پاس ٹائم ہوگا وہ کتنا ہوگا؟ صرف 35 منٹ. اب اگر میں اس پہ انفارمیشن گیدر کرنی شروع کر دے کوئی بچہ یا بچی جو 4 گھنٹے میں بھی سم اپ نہ ہو سک رہی ہو، وہ 35 منٹ میں وہ کیسے ہوگی؟ مطلب یہ کہ اس نے بہت زیادہ ویسٹیج آف ٹائم کر لیا. اس نے ایک سمارٹ وے کے بیچ میں تیاری نہیں کی. تو پہلے چیز پہ تو یہ کرنے کی ضرورت ہے، نمبر 1. نمبر 2، پریزنٹیشن بہت زیادہ ایک اہم رول پلے کرتی ہے CSS کے حوالے سے. پریزنٹیشن بہت اہم رول پلے کرتی ہے. ایک بچے یا بچی کی لکھائی اچھی ہے، دوسرے کی بری ہے، دونوں نے اگر سیم مٹیریل پروڈیوس کیا ہے ایگزیکٹلی سیم، تو جو بچہ یا بچی اچھے طریقے سے اپنے کیس کو پریزنٹ کر کے آیا ہے، اچھی لکھائی میں لکھ کے آیا ہے، حاشیہ چھوڑا ہوا ہے، مارکر کا یوز کیا ہے، اس کو ہر سوال میں 1 یا 2 نمبر زیادہ مل رہے ہوں گے دوسرے بچے یا بچی سے. اچھا سر، اس کو جب ہم ملٹیپلائی کریں گے، مطلب ہر سوال میں 1 یا 2 نمبروں کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک پیپر میں 8 سے 10 نمبر زیادہ ملے اور اینڈ تک جاتے جاتے 100 نمبر کا ڈفرنس کریٹ ہو جاتا ہے اور ساری کی ساری ایلوکیشن پھر اسی بنیاد پر. اچھا عاصم بھائی، ایگزام میں تو بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہے نا کامیاب ہو جاتے ہیں، چھانٹی لگتی ہے انٹرویو میں آ کے. انٹرویوز میں جو اسٹوڈنٹس رہتے ہیں ان کو کیا ٹپس دیں گے؟ کیا چیز میٹر کرتی ہے زیادہ جب آپ اپیئر ہوتے ہیں پینل کے سامنے؟ اچھا، یہ پہلے تو یہ کہ بہت زیادہ بچے جو چھانٹی ہوتے ہیں وہ ریٹن ایگزام کے بیچ میں ہوتے ہیں. 30,000 بچہ دے گا، 400 بچہ انٹرویو تک کے لیے آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا، جس بچے نے انٹرویو پینل کے سامنے بیٹھنا ہے اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ انٹرویو ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے ریٹن ایگزامینیشن سے. انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. ہمارا جو ریٹن کا اگر ہم نے مثال سے سمجھانا ہو تو جو ریٹن کا پریپریٹری فیز ہے وہ ہوتا ہے لٹکے ہوئے منہ کے ساتھ، بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ، کہ آپ کو اپنی ہوش نہیں ہے اور ٹوٹل آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ غرق کیا ہوا ہے، فنا فل ایگزام کیا ہوا ہے. اور جو انٹرویو والا فیز ہے وہ ٹوٹلی اس کے اپوزٹ ہے. آپ ایک اسمائلنگ فیس کے ساتھ جس طرح آپ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح کا ڈریس پہن کے اور ایک بڑا ایک اچھے سے جسچر قسم کے دینے والا یہ پوز ہے. آپ نے اس طریقے سے ایگزامینر کے سامنے جانا ہوتا ہے، انٹرویو کے سامنے جانا ہوتا ہے. بالکل. دیکھیں وہ وہاں پہ آپ کی کمیونیکیشن سکلز چیک کرتے ہیں، آپ کا کانفیڈنس چیک کرتے ہیں، آپ کی حاضر جوابی چیک کرتے ہیں، آپ کی حاضر دماغی چیک کر رہے ہوتے ہیں اور یہ تمام چیزیں جب چیک کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، یہ بھی ایک بات کہی ہے کہ بیوروکریٹک بیک گراؤنڈ بھی میٹر کرتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کو پریورٹی پہ اس کو پاس کیا جاتا ہے جس کا بیک گراؤنڈ جو ہے بیوروکریٹک ہے، اس کے فادر یا اس کے کوئی مدر کوئی سول سروس میں ہوں. تو یہ مت ہے یا اس میں کہیں نہ کہیں چیزیں سچائی بھی ہے؟ یہ ایکچولی بات یقیناً کسی ایسے بچے یا بچی نے کی ہے جو خود فیل ہو گیا ہے اور اس کو لگا کہ کوئی جاننے والا پاس ہو گیا تو اس نے یہ اپنی ناکامی کا ملبہ وہ پھر اس گھر والوں کو جو اس نے بہانہ لگایا وہ اس نے یہ لگایا کہ دراصل میں تو اس لیے رہ گیا. وہ دیکھیں نا اس کے چچا، ایسا قطع نہیں ہوتا. دیکھیں جو انٹرویو پینل ہے
وہ بہت زیادہ یوں سمجھ لیں کہ انبائسڈ وے میں اور بہت زیادہ میریٹوریس وے میں چیزوں کو ایویلیوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور انالائز کر رہے ہوتے ہیں. پر سسٹم ایسا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہوئی ہیں. اچھا ایک چیز ایک قدرتی ایڈوانٹیج ہے, مثلا یہ کہ جس طرح ایک فیملی کے بیچ میں 2-3-4 بیوروکریٹ, جیسے میری فیملی ہے, میں ہوں, چھوٹا بھائی ہے, بہن ہے, پھر بھائی جاجا 4-5-6 لوگ ہیں. جب ہمارے بچے ان ساروں کو کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی گرومنگ ڈیفرنٹ ہوتی ہے, آٹومیٹکلی بہت ساری چیزوں کو سیکھ چکے ہوتے ہیں کہ ہمارا کام کیا ہے, رسپانسبلٹیز کیا ہے, ہم چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں. ہم جب گھروں میں بھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایڈمنسٹریشن کی نارملی کر رہے ہوتے ہیں, ڈراموں پہ ہمارے پاس بات کرنے کا کہاں ٹائم ہوتا ہے. تو بچے لاشعوری طور پر ان تمام چیزوں کو سیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو یہ بات یہاں تک درست ہے کہ جو بچے اس ماحول میں بڑے ہوتے ہیں وہ بہت ساری ایسی چیزیں سیکھ چکے ہوتے ہیں جو دوسرے بچوں کے پاس نہیں ہوتی. ادروائز کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے, فیوریٹزم, کوئی میرٹ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عاصم بھائی, بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا, اور جتنے وقت میں عاصم بھائی نے اس میں سمرائز کیا ہے. اور یہ سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹس کو ایک چیز تو واضح رکھ لینی چاہیے کہ آپ کی گریڈ, آپ کی چیزیں اتنی میٹر نہیں کرتی ہیں, آپ کی ڈیڈیکیشن, کرنٹ افیئرس بہت زیادہ اس میں میٹر کرتے ہیں کہ اگر آپ اپ ٹو ڈیٹ رہتے ہیں موجودہ حالات سے تو آپ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں.